नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गियर ट्रेन में पिच सर्किल यानी गियर ट्रेन जो होती है जिसमें हमें वेलोसिटी रेशो कैलकुलेट करना है, यानी हमें ये कैलकुलेट करना है कि यदि ड्राइवर N1 चक्कर चलता है तो ड्रीवन N2 चक्कर चलेगा तो N2 कितना होगा, यानी चक्रों की संख्या कैलकुलेशन आदि करनी है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पिच सर्किल डायामीटर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पिच किसको बोलते हैं। पिच जैसे आपने क्रिकेट का पिच सुना होगा, हम सब फैमिलियर है, हम सब जानते हैं क्रिकेट में पिच होता है। तो पिच किसको बोलते हैं, दो स्टंप्स होते हैं, स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक, उनके बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं। तो देखिए पिच नाम का जो ये शब्द है, पिच जो है ये बहुत कॉमन शब्द है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत आएगा। तो पिच का मतलब क्या है यहां पर, जैसे चूड़ी होती है, थ्रेड होती है, उनमें भी पिच होती है। गियर्स होते हैं, इनमें भी पिच होती है। या फ्लेंज है, फ्लेंज कपलिंग जैसे कोई एक डिस्क है और उसमें इस तरह से छेद बने हुए हैं तो उनकी भी पिच होती है। तो पिच क्या चीज है, बिल्कुल कॉमन टर्म है एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो पिच का मतलब यहां पर क्या होता है कि जैसे तरंग में भी पिच होती है, वेव्स में। ठीक है, तो क्या मतलब है पिच का, यदि कोई एक समान चीज मतलब जैसे दांते हैं, यहां पर दांते, तरंग में ये इस तरह से तरंग बनती है, ये चूड़ी में चूड़ी, ठीक है, और क्रिकेट के मैदान में विकेट, 3 स्टंप्स होते हैं। वो अगर वो एक सी चीज एक निश्चित दूरी पर बार बार रिपीट होती है, बिल्कुल एक सी चीज, तो दो क्रमागत एक के बाद जस्ट बाद दूसरा जब आता है तो उनके बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं। ठीक है, PITCH, पिच। जैसे क्रिकेट के मैदान में मान लेते हैं ये क्रिकेट का मैदान है, स्ट्राइकर एंड इधर है 3 विकेट और नॉन स्ट्राइकर एंड इधर है 3 विकेट, तो ये इनके बीच की दूरी कहलाएगी पिच लेंथ। ठीक है, ऐसे ही तरंगें होती हैं, तरंग होती है तो तरंग इस तरह से चलती है, जैसे यहां ऊंचाई है ऐसी की ऐसी ऊंचाइयों चले तो अगली बार यहां ये बीच में बिल्कुल नहीं है तो ये दूरी कहलाएगी पिच। अगली फिर आएगी, वापस आएगी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहां से यहां तक पिच है, ये डबल हो गई पिच की। एक आई उसके किसी इधर चले चाहे इधर चले, दोबारा से कब रिपीट हो रही है तो वो बीच की दूरी कहलाती है पिच। ठीक है, तो यहां गियर्स में पिच का क्या मतलब है, तो गियर में क्या रिपीट हो रहा है। गियर की बनावट मैंने मेरे पिछले लेक्चर में बताई थी। एक गोल डिस्क होती है, उसकी परिधि पर दांते कटे हुए होते हैं, चाहे तो वो बाहर हो सकते हैं, यदि ये गोल छल्ला है तो इसके अंदर भी हो सकते हैं, इसको हम बोलेंगे आंतरिक गियर। तो यहां पर मैंने ये चित्र बनाया है, तो देखिए इसमें ये एक गोल डिस्क है, इसके ऊपर एक दांता, बिल्कुल ऐसा कैसा दूसरा दांता, फिर तीसरा, ऐसे पूरी परिधि पर बिल्कुल समान दूरी पर बराबर बिल्कुल एक सी आकृति के दांते होते हैं। ठीक है, इसका मतलब किन्हीं दो दांतों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, पिच। ठीक है, अब वो दूरी कहां से, ऊपर से ऊपर या इसकी जड़ से और जड़, ये हमें डिसाइड करना होगा। इसकी एक थ्योरी होती है, ज्यादा डिटेल में हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पिच को समझने से पहले पिच सर्किल समझेंगे। तो यहां पर देखिए पिच क्या हुआ, पिच हुआ कि दो क्रमागत दांतों के मध्य की दूरी पिच कहलाएगी। अब जैसे यदि मैं यूं कहूं कि ये मान लेते वृत्त है, ये वृत्त है, मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं, एक दांता यहां है और एक दांता यहां है, तो पिच किसको मानेंगे, मान लेते हैं ये यूं है, ये दूरी यानी ये वाली दूरी A या ये वाली दूरी B, पिच किसको मानेंगे, है तो दोनों, ऐसे अगला दांता आएगा तो उसके बीच में भी ये दूरी होगी, ये दूरी भी होगी, तो A मानेंगे या B। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझने से पहले हमें समझना होगा पिच सर्किल। ठीक है, पिच सर्किल क्या होता है, नाम से ही हमें विदित हो रहा है, नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है। पिच सर्किल का मतलब वह वृत्त जिस पर की पिच नापी जाएगी, वह वृत्त जिस पर की पिच
नापी जाएगी। अब वह वृत्त, उसकी डेफिनेशन गियर के डिजाइन से भी आती है कि इसकी जो प्रोफाइल बनाते हैं, बेस सर्किल होता है, पिच सर्किल होता है, अलग अलग है। यहां एक कॉमन भाषा में हम समझना चाहते हैं। कैसे? जैसा मैंने चित्र में दिखाया है, एक गियर नंबर 1 है, दूसरा 2 है, ठीक है। ये दोनों में इनमें दांते हैं और ये मैश हो रहे हैं, मैश होके इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। अब हम ऐसी कल्पना करें कि जो भी इनके व्यास हैं उसके हिसाब से मान लेते हैं कि ये जो चक्कर लगाता है, पहला चक्कर लगाता है, जैसे पहला चक्कर लगाता है 100, पहले नंबर का गियर चक्कर लगाता है 100 और दूसरे नंबर का लगाता है मान लेते हैं 120 चक्कर। जब ये 100 लगाता है तो ये 120 लगाता है। ये चीज समझ में आई? अब यदि मैं इन दांतों की, इन दांतेदार पहियों की जगह पर, केंद्र बिंदु यही रहेंगे दोनों के, इनके बीच की दूरी बिल्कुल चेंज नहीं होगी, मैं 2 डिस्क, 2 गोल प्लेट या यूं कहिए पुली, फ्लैट पुली इस प्रकार के व्यास की बनाऊं कि वो एक दूसरे से यहां पर टच हो। कहां पर टच हो? यहां बीच में, कहीं भी हो सकते हैं। इसका व्यास ज्यादा हो सकता है, यहां हो सकती है, इसका व्यास ज्यादा हो सकता है, यहां हो सकती है। सवाल यह कि इनका व्यास कितना हो। सेंटर डिस्टेंस तो देखिए इतनी है, इसको मैं छोटा कर दूं तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको छोटा कर दूं तो ये डिस्क बड़ी हो जाएगी, लेकिन उन पर दांते नहीं हैं, केवल फ्लैट या उनकी परिधि एकदम फ्लैट है। अब उन 2 काल्पनिक डिस्क को मैं इस तरह से टच करता हूं कि इसको घुमाऊं, यानी 1 नंबर को घुमाऊं तो 2 नंबर भी घूमे और किसी भी तरह की उनमें फिसलन नहीं हो, इस तरह से रगड़ नहीं हो, बिल्कुल ऐसे चले जैसे मैं चला रहा हूं, ऐसे, अर्थात बिल्कुल भी स्लिप या सापेक्ष गति नहीं होनी चाहिए, घर्षण पर्याप्त, एक कल्पना कर रहे हैं। तो इन दोनों का व्यास कितना कितना हो कि इन 2 काल्पनिक डिस्क को मैं ये टच करके चलाऊं और बिना फिसलन के चले, तो इसको 100 चक्कर घुमाऊं तो ये 120 चक्कर ही घूमे। समझ में आया? मैंने क्या किया, दांते हटा दिए, सेंटर डिस्टेंस दोनों की वही रखी, इनका व्यास इस तरह का बनाया कि ये जब 100 चक्कर चले तो ये 120 चक्कर चले। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लेते हैं मैं इसको छोटा कर देता हूं, बहुत छोटा, और इसको बड़ा कर देता हूं, तो अगर ये 100 चक्कर चलेगा तो ये कितना चलेगा? 120 नहीं, क्योंकि ये बड़ा है। इसके व्यास का दुगना है तो ये 100 चलेगा तो ये 50 ही चलेगा। हम पुली में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 1 नंबर का जो वृत्त है इसका व्यास, 2 नंबर का जो वृत्त है इसका व्यास 1 नंबर के वृत्त से थोड़ा छोटा होना चाहिए, तभी तो ये ज्यादा चक्कर चलेगा। इसका मतलब इन दोनों के व्यास का अनुपात कितना होना चाहिए? इनके चक्रों के अनुपात का उल्टा, या व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल, ये हम सब पुली में पढ़ चुके हैं। तो ये काल्पनिक जो वृत्त है जिनका व्यास इस प्रकार से आया कि यदि ये 100 पर घूमे तो ये 120 पर घूमे, सेंटर डिस्टेंस वही है जब ये दांतेदार पहिया होता, तब इनका जो भी व्यास होता, जैसे इसका जो व्यास होता वो इसका पिच सर्किल कहलाता, इसका जो ये वृत्त होता काल्पनिक वो इसका पिच सर्किल कहलाता, और उनका जो व्यास होता वो कहलाता पिच सर्किल डायामीटर। यहां तक क्लियर है? तो इस तरह से हम पिच सर्किल और उसके व्यास को पिच सर्किल डायामीटर बोलते हैं। यहां तक समझ में आएगी। मोटे तौर पर गियर की जो ये प्रोफाइल होता है, इसकी जो बनावट होती है, इन्वोल्यूट हो सकती है, साइक्लॉइड हो सकती है, आपको अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन सामान्य तौर पर अपन ये मानते हैं कि जहां पर इधर वाला गियर और इधर वाले गियर के दांते टच होते हैं, जिस पॉइंट पर टच होते हैं उससे यदि मैं ये व्यास बनाऊं, या उससे होने वाला जो वृत्त, उससे होकर गुजरने वाला जो वृत्त होता है वो कहलाता है पिच सर्किल। समझ में आया? तो उस पिच सर्किल पर गियर के दांतों के बीच की जो दूरी होती है, क्रमागत दांतों के बीच की जो दूरी होती है, किस पर? पिच सर्किल पर जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं पिच। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यहां पर दोबारा से चित्र बनाता हूं। ये एक गियर है जिसके ऊपर मैंने दांते बनाए, एक काफी बड़े करके बना रहा हूं मैं, 2। मान लेते हैं कि इसका जो काल्पनिक वृत्त, जैसे मैंने पहले बात करी है, वो ये है। तो पिच कौन सी कहलाएगी?
यहां से लेकर यहां तक नहीं, इस दांते की यानी एक दांते की इधर वाली सतह तो अगले दांते की भी इधर वाली सतह, यानी ये बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इनके बीच की दूरी किस पर? पिच सर्किल पर, यानी ये दूरी यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कहलाएगी पिच। इसको अपन यूं भी कह सकते हैं, इस यानी 1 से 2 के बीच की दूरी पिच, या यहां से यानी ए से और इस बिंदु की बी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? इसी वृत्त पर पिच, समान हो, इसको बोलते हैं हम पिच। यहां तक समझ में आया? तो इस तरह से हमने देखा कि पिच सर्किल और पिच सर्किल डायमीटर क्या होता है, और किसी भी दांतेदार पहिए यानी गियर की पिच क्या होती है। अब हम समझते हैं मॉड्यूल। देखिए, मॉड्यूल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो कि गियर ट्रेन डिजाइन करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, हालांकि इतना कठिन इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए, मॉड्यूल को हम कैसे परिभाषित करते हैं? इसको एम से लिखते हैं। किसी भी गियर का पिच सर्किल डायामीटर, जैसे इसका पिच सर्किल डायामीटर ये है या इसका पिच सर्किल डायामीटर ये है, इसको मिलीमीटर में नापेंगे, इन मिलीमीटर बटे, जैसे इसकी बात करते हैं, मान लेते हैं इसका डायामीटर 100 मिलीमीटर है, तो यहां कितना आएगा? 100 मिलीमीटर बटे इसके ऊपर दांतों की संख्या, मान लेते हैं इसके ऊपर दांतों की संख्या कितनी है? इसके ऊपर दांतों की संख्या 25 है, ठीक है। तो इसका मैंने पीसीडी कितना माना है? 100, और दांतों की संख्या कितनी मानी है? 25। तो मॉड्यूल कितना हो गया? मॉड्यूल हो गया 100 बटे 25 यानी 4। क्या हो गया? 4 मिलीमीटर मॉड्यूल हो गया इसका। तो मॉड्यूल कैसे निकालते हैं किसी भी गियर का? किसी भी गियर का मॉड्यूल निकालने के लिए हमें उसका पिच सर्किल डायामीटर चाहिए और उस पर दांतों की संख्या। पिच सर्किल डायमीटर मिलीमीटर में और दांतों की संख्या केवल एक संख्या होगी, कोई मात्रक नहीं होगा। इन दोनों का अनुपात, जैसे 100 बटे दांतों की संख्या 25, तो 4 आ गया, तो मॉड्यूल क्या हो गया? 4 मिलीमीटर। तो यहां मॉड्यूल हो गया, पीसीडी को हम डी से लिखते हैं, दांतों की संख्या को टी से लिखते हैं, तो एम बराबर हो गया D/T, D बटे टी, ये होता है मॉड्यूल। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गियर ट्रेन के लिए। मॉड्यूल हम परिभाषित कैसे करते हैं हमने देख लिया, इसका यूज क्या है, तो ध्यान से सुनिए कि कोई भी वही 2 गियर मैश होंगे आपस में, इसकी कोई गियरिंग की शर्त होती है, गियर मैश की एक शर्त होती है, वो पूरी होनी चाहिए। वो तभी पूरी होती है जब जो 2 गियर मैश हो रहे हैं, यानी आपस में मिलकर फंसकर चल रहे हैं, उनका मॉड्यूल समान होना चाहिए। अर्थात जैसे ये 2 गियर हैं, तो इसका मॉड्यूल अगर 4 है तो इसका मॉड्यूल भी 4 ही होना चाहिए। जैसे मैं समझाता हूं, इसका व्यास 100 मिलीमीटर और दांतों की संख्या 25, मॉड्यूल कितना हो गया? 4, ठीक है। और इस पर इसका मान लेते हैं डायमीटर 40 और दांतों की संख्या 10, तो मॉड्यूल कितना हो गया? 4। तभी ये दोनों आपस में मैश होंगे। मान लेते हैं कि इसका डायमीटर 40 और दांतों की संख्या 20, तो मॉड्यूल कितना हो गया? 2। इसका मॉड्यूल कितना? 4। अब ये मैश होके नहीं चलेंगे, आपको चलते हुए दिखेंगे, लेकिन जो परफेक्ट जो इसका थ्योरी है उसके हिसाब से ये नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही परफेक्ट मैश होने के लिए जरूरी है कि जो 2 गियर मैश हो रहे हैं इनका मॉड्यूल सेम होना जरूरी है। उल्टा बोले तो केवल वही 2 गियर आपस में मैश हो सकते हैं, यानी परफेक्ट मैश या परफेक्ट गियरिंग की कंडीशन क्या है कि दोनों का मॉड्यूल सेम होना चाहिए। साथ ही साथ और भी शर्तें होती हैं कि जो बनावट जैसी आकृति इसकी है वैसी ही आकृति इसकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये तो इन्वोल्यूट और ये साइक्लोइड है, चल जाएंगे, आपको चलते हुए दिखेंगे, यो मैश होते हुए दिखेंगे, घूमते हुए भी देखेंगे, लेकिन वो परफेक्ट जो होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये तो हुआ मॉड्यूल। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि मॉड्यूल कितनी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हम आते हैं कि इनको समझते हैं कि गियर ट्रेन में मॉड्यूल सेम कैसे दिखते हैं। देखिए, यहां पर 5 गियर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, एक सीरीज में, क्रम में, 1 पर 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5। इसका मतलब ये जरूरी है कि मॉड्यूल 1 और 2 का सेम होना चाहिए, यानी M1 बराबर M2
तो 2 और 3 मैश हैं तो M2 बराबर M3, 3 और 4 मैश हैं तो इन दोनों का ही बराबर होना चाहिए। 4 और 5 मैश हैं आपस में, इनका ही बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 1 और 5 भी बराबर होने चाहिए। अर्थात यदि एक सीरीज में, एक क्रम में एक के बाद एक गियर यदि जुड़े हुए हैं, मैश हैं, ठीक है, दांते से दांते फंसे हुए हैं, तो सभी का मॉड्यूल समान होगा। जैसा हमने मेरे पिछले लेक्चर में बताया था, ये कौन सी गियर ट्रेन है? सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन। लेकिन ये भी जैसा मैंने कल बताया था, मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंपाउंड गियर भी हो सकता है, यानी एक शाफ्ट के ऊपर 2 गियर भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर कंपाउंड गियर कौन कौन से? 2 और 3 एक ही शाफ्ट पर है, 4 और 5 एक ही शाफ्ट पर है, ये कंपाउंड गियर हो गए। 2 और 3 एक कंपाउंड गियर, 3 और 4 और 5 एक कंपाउंड गियर। तो देखिए यहां कौन कौन मैश हो रहा है? पेयर देखिए, जोड़े देखिए गियर के, 1 से 2 मैश हो रहा है, 1 नंबर का पेयर। क्या 2 और 3 आपस में दांते मैश हो रहा है? दिख रहा है साफ साफ, नहीं हो रहे मैश, इसका मतलब ये जोड़ा नहीं है। अगला जोड़ा कौन सा? 3 और 4 मैश हो रहे हैं, फिर 5 और 6, तो 3 जोड़े हैं, 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6। तो जरूरी है कि 1 और 2 का मॉड्यूल समान होगा ही होगा, वरना ये नहीं मैच होंगे। ऐसे 3 और 4 का समान होगा, 5 और 6 का समान होगा, ये तो जोड़े में समान होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि इसका मॉड्यूल बराबर इसके हो, बराबर इसके हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर चाहे तो बराबर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? जो आपस में वास्तव में मैच हो रहे हैं, उन सभी गियर्स का मॉड्यूल समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि इसका पीसीडी, पिच सर्किल डायमीटर D1 है, इस पर दांतों की संख्या T1 है। ऐसे ही इसका पीसीडी D2 है, दांतों की संख्या T2 है। चूंकि दोनों मैश हो रहे हैं, इसका मतलब इसका मॉड्यूल बराबर इसके। हम जानते हैं मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल होता है पीसीडी, पिच सर्किल डायमीटर अपॉन दांतों की संख्या D1 अपॉन T1। तो ये इसका मॉड्यूल आ गया, इसका आ जाएगा D2 अपॉन T2, ये इसका मॉड्यूल आ गया। मैश हो रहे, दोनों बराबर होंगे, इसलिए ये बराबर लिखा है मैंने। यहां तक समझ में आया? अब अपन आते हैं, जैसे अपन ने पुली ड्राइव में पढ़ा था, वेलोसिटी रेशियो, यानी चालक यानी ड्राइवर एक निश्चित आरपीएम पर चल रहा है, तो जो भी व्यवस्था हमें दी गई है, तो ड्रीवन कितने से चलेगा, इनका अनुपात, चक्रों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? वेलोसिटी रेशियो। तो चूंकि मैंने जैसा आपको बताया, ये पीसीडी क्या है? काल्पनिक 2 डिस्क हैं जो एक दूसरे से चिपक कर, बिल्कुल टच होकर, घर्षण के कारण घूम रही है, लेकिन स्लिप नहीं है। तो ये पुली का केस हो गया। वहां पर हम देख चुके हैं कि N2 अपॉन N1, N2 इसके चक्रों की संख्या मान लेते हैं मैंने N2, इसके चक्रों की संख्या N1। तो N2 अपॉन N1 वहां पर अपन ने पढ़ा था, व्यास के अनुपात का उल्टा होता है D1 अपॉन D2। लेकिन मॉड्यूल, चूंकि दोनों गियर्स का मॉड्यूल सेम है, इसका और इसका मॉड्यूल m है, तो m बराबर होता है d अपॉन टी। जैसा मैंने यहां लिखा, m बराबर d1 अपॉन t1, और वही m इसका, तो d2 अपॉन t2। तो d1 बराबर कितना आ गया? m t1। d2 बराबर कितना आ गया? m t2। तो वो मैंने यहां लिख दिया, d1 बराबर m t1, d2 बराबर m t2। m से m कैंसिल हो गया, तो जो चक्रों की संख्या का अनुपात है, गियर नंबर 2 की चक्रों की संख्या डिवाइडेड बाय गियर नंबर 1 के चक्रों की संख्या बराबर उनके दांतों की संख्या का अनुपात का उल्टा। कोई भी ड्राइवर हो सकता है और कोई भी ड्रीवन हो सकता है। ये चीज क्लियर है? अब ये तो था सिंपल गियर ट्रेन, ऐसे एक, ठीक है। अब सिंपल गियर ट्रेन में ये भी तो हो सकता है, अभी तो 2 ही थे, 1 और 2, लेकिन 1 2 3 4 5। तो हमारा उद्देश्य क्या है? 1 नंबर का गियर जो ड्राइवर है, उससे 5 नंबर का गियर चलाना है। अब आप पूछ सकते हैं, सर ये बीच में क्यों लगाए? मशीन की डिजाइन हो सकती है कि बीच में से हमें पावर लेनी हो, या 2 शाफ्ट के बीच में दूरी ज्यादा है, तो उन दूरी को भरने के लिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, बीच के गियर यानी इंटरमीडिएट गियर। सिंपल गियर ट्रेन में इंटरमीडिएट गियर्स क्या काम आते हैं? इंटरमीडिएट गियर्स आते हैं यदि दोनों गियर्स के बीच की दूरी जाता है, तो बीच में छोटे छोटे गियर लगाकर, बजाय 2 बड़े गियर लगाए, इसके बजाय हम छोटे छोटे से गियर लगा के बीच का गैप भर देते हैं। दूसरा, जब मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया था डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यदि गियर ट्रेन में गियर्स सम संख्या में है, वहां पर मैंने गियर्स ने बोल के शाफ्ट की संख्या बताई थी।
जैसे यहां पर कितनी शाफ्ट है, 1 2 3 4 5, और गियर कितने हैं, 5, क्योंकि ये सिंपल गियर ट्रेन है। यहां पर गियर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन शाफ्ट कितनी है, 1 2 3 4। तो जब हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन लेते हैं, जब शाफ्ट की संख्या देखते हैं, न कि गियर्स की संख्या। शाफ्ट की संख्या सम संख्या है तो पहला और आखिरी गियर विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे ये 2 है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब ये 5 है, विषम संख्या है, जैसे ये 3 है तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज। तो विषम संख्या होती है तो गियर्स समान दिशा में घूमते हैं, और सम संख्या है तो गियर्स विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो इंटरमीडिएट गियर का एक रोल ये भी हो गया कि ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमें रिवर्स करनी है, किसकी, आखिरी गियर की, जो पहले घूम रहा था उसका उल्टा। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि मान लेते हैं कि ये 2 गियर है, 1 और 2, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं चाहता हूं कि ये भी क्लॉकवाइज घूमे, तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों के बीच में एक गियर और लगाना होगा। ये तो एक जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, बीच में मैंने एक इंटरमीडिएट गियर आई लगा दिया, और ये दूसरा गियर। तो देखिए, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, तो अब सेम हो गए। पहले ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसका मतलब बीच में इंटरमीडिएट गियर्स 2 कारण से लगाए जाते हैं। सिंपल गियर ट्रेन में 2 कारणों से लगाए जाते हैं। एक तो डिस्टेंस बीच में उसको भरने के लिए, एक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है उसको बदलने के लिए। ठीक है, बदला 2 ही प्रकार से जा सकता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब सवाल यह है कि इन गियर्स का प्रभाव, बीच में जो लगाए उनका प्रभाव क्या वेलोसिटी रेशियो पर पड़ता है, हम देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक ये सिंपल गियर ट्रेन है, जैसे 2 ही गियर है, 1 और 2, या A और B, A और B। तो इन पे क्या होगा, NB अपॉन NA बराबर TA अपॉन TB, यही तो हुआ, वहां से अपने ये लिखा है। अब मान लेते हैं मैं इसके बीच में और गियर्स लगा देता हूं। ठीक है, और गियर्स मैंने यहां पर लगा दिए, A 1 2 B। अब इन दोनों के चक्रों की संख्या का अनुपात हमें निकालना है, तो क्रम से चलेंगे, पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। तो क्या आएगा अपने पास, N1 अपॉन, जैसे अपन ने पुली में किया था, NA, ये क्या आएगा, TA अपॉन T1, इन दोनों का आएगा। अब इन दोनों का, तो ये आएगा N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ऐसे अब इन दोनों का आएगा, वो आएगा, मैं यही लिख देता हूं, NB अपॉन N2 इज इक्वल टू T2 अपॉन TB। बिल्कुल, दांतों की संख्या उल्टी हो जाएगी। अब यदि मैं इन तीनों समीकरण को गुणा करूं, तो देखिए गुणा करेंगे तो N1 ऊपर है, ये N1 नीचे है, N2 ऊपर है, ये नीचे है, T1 नीचे है, T1 ऊपर है, T2 नीचे है, T2 ऊपर है, ये कट जाएंगे, तो अंत में यही बचेगा, ये देखिए NB नीचे NA, बाकी सब कट चुके हैं, TA TB, जैसा कि अपन ने कंपाउंड पुली में किया था। वहां पर T की दांतों की संख्या की जगह व्यास था। तो अब देखिए, क्या बीच के दांतों का कोई फर्क पड़ा, वही आ गया। इसका मतलब सिंपल गियर ट्रेन में गियर रेशो पर इंटरमीडिएट जो पुलीज होती है, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब आते हैं अपन कंपाउंड पुली पर, सॉरी कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन में वेलोसिटी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशो इन कंपाउंड गियर ट्रेन, वेलोसिटी रेशो कंपाउंड गियर, बहुत सिंपल है। मैं कंपाउंड गियर ट्रेन यहां बना देता हूं। देखिए, एक गियर नंबर 1 इससे
2 नंबर मैश है, इसी शाफ्ट पर 3 नंबर है, फिर ये 4 नंबर है, फिर इसी शाफ्ट पर 5 नंबर है, फिर ये मान लेते हैं 6 नंबर है। हमें किस में इंटरेस्ट है कि एक के द्वारा 6 को चलाना, यानी ये ड्रीवन हो गया और ये ड्राइवर हो गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है N6 अपॉन N1 कितना होगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों को, ये क्या हो गया देखिए, यहां से अगर अपन देखते हैं तो N2 अपॉन N1, इससे ये चल रहा है तो N2 अपॉन N1, दांतों की संख्या का उल्टा T1 अपॉन T2। अब ये तो नहीं चला रहा इसको, लेकिन ये घूम तो रहा है इसके साथ साथ, उसी दिशा में घूमेगा जिसमें 2, उसी गति से घूमेगा जिससे 2। ठीक है, तो N3 किसको चला रहा है, 4 को, तो यहां आया N4 अपॉन N3 बराबर T3 अपॉन T4। फिर आएगा 5 किसको चला रहा है, 6 को, तो N6 अपॉन N5 इज इक्वल टू T5 अपॉन T6। 3 समीकरण आ गई, क्योंकि 3 जोड़े हैं, 1 2 3। इन तीनों को मैं गुणा कर देता हूं, इधर के इधर गुणा हो जाएंगे, लेफ्ट के लेफ्ट साइड वाले गुणा, राइट के राइट साइड वाले। तो मैं यहां एक बार लिख देता हूं, क्या आएगा देखिए, N2 अपॉन N1 गुणा N4 अपॉन N3 गुणा N6 अपॉन N5 बराबर ये आएगा T1 अपॉन T2 गुणा T3 अपॉन T4 गुणा T5 अपॉन T6। इधर का इधर गुणा हो गया। अब देखिए N2 और N3 बराबर होगा, एक ही शाफ्ट पर है, एक ही दिशा में घूमेंगे, तो N3 और N2 बराबर हो गए, तो कट गए। N4 और N5 कंपाउंड गियर है, जैसे ये है तो ये भी बराबर होंगे, ये भी कट गए। बचा क्या, N6 अपॉन N1, हमें यही निकालना है। किसी भी गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशो किसको बोलते हैं, अंतिम गियर के चक्रों की संख्या डिवाइडेड बाई या बटे पहले गियर के चक्रों की संख्या, बराबर कितना होगा, ये नहीं कटेंगे, तो ये हो गया T1 अपॉन T2 इंटू T3 अपॉन T4 इंटू T5 अपॉन T6। तो ये क्या आया, T1 अपॉन T2 पहले जोड़े का वेलोसिटी रेशो, ये क्या आया दूसरे जोड़े का वेलोसिटी रेशो, ये क्या आया तीसरे जोड़े का वेलोसिटी रेशो। तो कंपाउंड गियर ट्रेन में जितने भी पेयर या जोड़े बने हैं उन सभी का वेलोसिटी रेशो निकाल कर गुणा कर दिया जाए तो पूरी गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशो आ जाता है। तो कंपाउंड गियर ट्रेन हम क्यों यूज करते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन हम इसलिए यूज करते हैं, उस परिस्थिति में यूज करते हैं जब हमें वेलोसिटी रेशो ज्यादा चाहिए। ज्यादा का मतलब क्या होता है, ज्यादा का मतलब ये होता है कि यदि एक गियर मान लेते हैं 100 चक्कर लगा रहा है और दूसरा गियर मान लेते हैं केवल 5 चक्कर लगाना चाहिए, तो वेलोसिटी रेशो कितना हो गया 20, 20 गुना कम हो गया। उल्टा बोले, ये गियर 2 चक्कर लगा रहा है और इस गियर को 100 चक्कर लगाने हैं, तो वेलोसिटी रेशो कितना हो गया 50, सॉरी ये 2 और 50, तो 50 वेलोसिटी रेशो बहुत हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं 50 वेलोसिटी रेशो हमें चाहिए, तो 50 वेलोसिटी रेशो का मतलब N2 अपॉन N1 मतलब 50 बटे 1। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 अपॉन T2। देखिए ध्यान से समझिए आप इसको, मैं ये सब मिटा देता हूं, अब आपको क्लियर है सब कुछ। कि हमें क्या चाहिए, N2 अपॉन N1 बराबर 50। ठीक है, या यूं कह लेते हैं कि ये जो है ये तो चल रहा है, यो मान लेते हैं ये अगर 2 चक्कर चलता है तो ये 100 चक्कर चलना चाहिए, तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया, ये N2 और ये N1, ये 2 RPM और ये 100 RPM। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया 50 बटे 1। ठीक है, इसका मतलब दांतों की संख्या क्या हो गई T1 अपॉन T2। अब मान लेते, कल्पना करता हूं मैं, इस पर एक दांता तो हो नहीं सकता,
एक या दो दांते नहीं हो सकते, कम से कम भी नहीं तो मान लेते हैं अपन एक व्यवहारिक ज्ञान से कि इस पर दांतों की संख्या कितनी है 10। ठीक है, तो इस पर कितनी होनी चाहिए अब आप देख लो। जब इस पर दांतों की संख्या 10 तो इस पे 10/50 यानी 1/5 संभव नहीं है। तो उल्टा बोलता हूं मैं अब आपको कि मान लेते हैं इस पर दांतों की संख्या यानी T2 कितना है 10, तो बताओ ये कितना होना चाहिए 500। T1 500 होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का अनुपात कितना आएगा 50 T1/T2। तो अब आप देखिए इस पर 10 दांते तो इस पर 500 दांते। अब मॉड्यूल की बात करते हैं, मान लेते हैं इनका मॉड्यूल है 2 mm, तो इसका व्यास कितना हो गया, व्यास बराबर मॉड्यूल बराबर कितना होता है D/T। तो मॉड्यूल मैंने 2 लिखा है तो D/T यानी 10, तो D कितना हो गया 20। इसका मतलब इसका व्यास कितना 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर व्यास का ये गियर है जिस पर 10 दांते हैं। तो बताइए इस पर कितना 1000 mm। ठीक है, मॉड्यूल कितना है 2, तो ये D1 कितना आ गया, D1 आ गया, ये D2 तो 20, तो D1 कितना आ गया 1000 mm। 1000 mm का मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर का गियर चाहिए। कब, जब हमें वेलोसिटी रेशियो सिंपल गियर ट्रेन से 50 का चाहिए। लेकिन इसी को हम यदि कंपाउंड गियर ट्रेन से यूज करें, उसको यूज करते हुए करेंगे तो छोटे छोटे गियर से ही हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये मतलब है इसका कहने का कि कंपाउंड गियर ट्रेन वहां यूज होती है जहां पर कि हमें बहुत ज्यादा गियर रेशियो की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मैं समझता हूं आज आपको पिच सर्किल, गियर रेशो या वेलोसिटी रेशो क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस स्थिति में हैं कि गियर ट्रेन के सवाल आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।